Good morning student, how's you all? Welcome on our YouTube channel Science World Institute. आज हम लोग देखेंगे बेटा हाउ टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा व्हाट इज फॉसिल. फॉसिल क्या होता है कि जैसे कुछ एनिमल्स थे, कुछ प्लांट्स थे और जैसे जैसे प्रलय हुआ या अर्थ क्रस्ट वगैरह हुई तो उस समय क्या हुआ कि वो सब अर्थ के नीचे दब गए, ऊपर से नई अर्थ आ गई, है ना. तो उसके अंदर दबने के बाद उनकी सारी स्किन वगैरह होती है वो तो गायब हो जाती है. उनके कुछ बोन्स के पार्टिकल्स या उनके अंदर कुछ ऐसे एटम्स बच जाते हैं जिनके पार्टिकल्स वहां मिलते हैं. दैट्स कॉल्ड फॉसिल, है ना. फॉसिल की स्टडी को बेटा पैलेंटोलॉजी कहा जाता है. ये पैलेंटोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले तो पैलियोजूलॉजी यानी जिसमें जूलॉजी से रिलेटेड फॉसिल्स की स्टडी हो. आप जूलॉजी से रिलेटेड फॉसिल्स के बारे में जानते हैं, मैं आपको बता दूं आर्कियोप्टेरिक्स है, डायनासोर्स है ना, ये सारे. और पेलियोबॉटनी जो होती है वो प्लांट से रिलेटेड होती है. आपको प्लांट के मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं जो फॉसिल्स के तौर पर होते हैं. नंबर 1 तो होता है विलियमसोनिया. कौन सा होता है बेटा? विलियमसोनिया. और दूसरा होता है बोगनविलिया, है ना. ये दो प्लांट के फॉसिल्स होते हैं जो आपको याद रखना है. इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. अब हम देखिए बेटा फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी. फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी होता है वो जी क्रूवियर, है ना. जी क्रूवियर जो है वो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी है. और फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी जो होता है वो कहलाता है बेटा प्रोफेसर बीरबल साहनी. कौन है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है. अब फॉसिल जो होता है ना बेटा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो आता है बेटा लिविंग फॉसिल और एक आता है बेटा नॉन लिविंग फॉसिल. अगर हम किसी रॉक्स के बारे में या कुछ ऐसे चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो लिविंग नहीं थी उनको नॉन लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है. और प्लांट की, एनिमल की या ह्यूमन की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की करते हैं तो लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है ना. अब हम देखते हैं बेटा कैसे किया जाता है. तो एज ऑफ फॉसिल्स निकालने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कंप्लीटली एक मैथ्स फॉर्मूला है जिसको हम देखते हैं. क्योंकि एज ऑफ फॉसिल निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जिसकी एज ऑफ फॉसिल निकाल रहे हैं उसकी मतलब फिजियोलॉजी क्या होती है. तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बताता हूं. बेटा एक प्लांट है. क्या है? प्लांट है. ये प्लांट जब न्यूट्रिशन अर्थ में से लेता है, ये प्लांट जब न्यूट्रिशन अर्थ में से लेता है तो इसमें न्यूट्रिशन के तौर पर आपको बताऊं मैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चार कंपाउंड जो होते हैं न्यूट्रिएंट के तौर पर इसमें जाते हैं, है ना. और इनको वापस आकर के कोई अगर एनिमल खा जाता है, कोई एनिमल आकर के इस प्लांट को अगर खाता है तो ये चारों के चारों का ट्रांसफर हुए उस एनिमल में जो हर्बीवोरस था. और इस हर्बीवोरस को आकर के अगर कोई कार्निवोरस खाता है तो ये एनिमल का हर्बीवोरस से का ये एलिमेंट जो थे वो हर्बीवोरस से का ट्रांसफर हो गए, कार्निवोरस में ट्रांसफर हो गए, है ना. तो जो एलिमेंट ट्रांसफर होते हैं उन्हीं एलिमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं, है ना. तो वो क्या करते हैं जब कार्बन लेते हैं तो बेटा कार्बन के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा कार्बन जो होता है ना बेटा हमारे न्यूट्रिएंट के अंदर 4 मेन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. नंबर 1 कार्बन 6, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 8. ये चार, ये तीन तो क्या होता है बेटा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं. जब हमारी डेथ होती है तो ये तीन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन हमारी बॉडी में एक कार्बन एक ऐसा मटेरियल होता है जो कार्बन 2 से लगाकर कार्बन 22 तक नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है. कहां तक प्रेजेंट होता है? कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं बेटा कार्बन 2 से लगाकर कार्बन 22 तक प्रेजेंट होता है. और आप लोग जो पढ़ते हैं वो कार्बन 6 पर कार्बन 12 पढ़ते हैं, कार्बन 13 और कार्बन 14 पढ़ते हैं, है ना. जनरली कार्बन ये तीन पढ़े जाते हैं. कार्बन 2 से लगाकर कार्बन 22 तक अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब हम देखते हैं बेटा हमें जनरली कौन सा कार्बन पढ़ना है. वैसे तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ आएगा कि कौन सा कार्बन कितने परसेंट कैपेसिटी के अंदर वहां अर्थ पर प्रेजेंट है, आपको हाफ लाइफ निकालनी होगी, है ना. तो हम जनरली देखते हैं बेटा कार्बन 14 को. किसको देखते हैं? कार्बन 14. क्योंकि कार्बन 14 जो होता है ना बेटा वो रेडियो एक्टिव है. कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ये अपने अंदर से रेडिएशन जो होती है वो इमिट करता रहता है ना. तो रेडिएशन क्या करता है? इमिट करता है. ये कई सालों तक इमिट कर सकता है ना. कार्बन जनरली 2% होता है बेटा बॉडी के अंदर. एक कार्बन 6 होता है जो 12 जिसका मॉलिक्यूलर वेट 12.010 होता है. और एक कार्बन 6 होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन 14 जिसे कहते हैं, है ना, 14.003 होता है ना. ये रेडियो एक्टिव होता है. तो
रेडिएशन जो होती है वो इमिट करता रहता है। क्या करता रहता है? इमिट करता रहता है। तो इसकी हाफ लाइफ अगर देखें कार्बन 14 की, तो हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। कितनी होती है? 5730 प्लस माइनस 30 मतलब 30 ऊपर भी हो सकती है, 30 नीचे भी हो सकती है। तो जनरली कहा जाता है बेटा 5700 या 5730, है ना, ये कहा जाता है। जनरली हम इस कार्बन 14 से पता लगा सकते हैं ऐसा फॉसिल जो ओनली फॉर 60,000 ईयर्स ओल्ड हो। कितना ओल्ड हो? 60,000 ईयर्स अगर ओल्ड है तो पता लगा सकते हैं। इससे ज्यादा पता लगाना है, इससे ज्यादा अगर ओल्ड फॉसिल है और पता लगाना होता है तो क्या होता है बेटा, कार्बन 14 जो होता है ना वो डीके होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे डीके होता है वो कार्बन 14 चेंज होना शुरू हो जाता है नाइट्रोजन में। किस में चेंज हो जाता है बेटा? नाइट्रोजन में चेंज होना शुरू हो जाता है ना। तो उसके बाद हमें हाफ लाइफ किसकी निकालनी होगी? नाइट्रोजन की निकालनी होगी। और नाइट्रोजन की हाफ लाइफ होगी तो हम 60,000 से पुराना फॉसिल हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा कार्बन 14 से कैसे निकालते हैं और अदर से कैसे निकालते हैं, है ना। तो एज ऑफ फॉसिल निकालने के लिए हमको सबसे पहला मेथड होता है बेटा डेटिंग करवाना। क्या करवानी होती है? डेटिंग। डेटिंग करने के लिए दो मेथड होते हैं बेटा। एक तो कार्बन की डेटिंग होती है जिसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, और दूसरा होती है रिलेटिव डेटिंग जिसे हम रिलेटिव डेटिंग एंड अदर डेटिंग भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा कार्बन डेटिंग क्या होती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूलाज देखेंगे। कार्बन डेटिंग जो होती है बेटा, इसको सबसे पहले देने वाला जो साइंटिस्ट था WF लिबी था। कौन था? WF लिबी, जिसने कार्बन डेटिंग दी थी। ये कहता था कि कार्बन 614 जो होता है रेडियो एक्टिव, वह 60,000 ईयर्स तक तो वो फॉसिल्स का पता लगा सकता है। उसके बाद में क्या करता है बेटा, वो नाइट्रोजन 14 में चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन 14 में चेंज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकालता है और रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर की तरफ निकलती है। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है ना बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम आगे का इससे पुराना जो होता है उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ लाइफ से लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं तो भी पता चल जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं रिलेटिव डेटिंग क्या होती है। रिलेटिव डेटिंग में सबसे पहले आती है बेटा रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड। क्या आता है? क्लॉक मेथड। क्लॉक मेथड में बेटा हमारी बॉडी में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही डेथ होती है वो यूरेनियम धीरे धीरे कई सालों के अंदर लेड में चेंज हो जाता है बेटा। किस में चेंज हो जाता है? लेड में। तो हम लेड की हाफ लाइफ के थ्रू क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना फॉसिल है। और ये लेड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? रॉक्स में प्रेजेंट होता है। लेड कहाँ प्रेजेंट होता है? रॉक्स में प्रेजेंट होता है। तो रॉक्स जिस तरीके से प्रेजेंट होगी उसको हम कहते हैं क्लॉक मेथड। क्या कहते हैं बेटा? क्लॉक मेथड, है ना। दूसरा आता है पोटेशियम आर्गन मेथड। हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम जो होता है वो भी एक न्यूट्रिएंट के तौर पर प्रेजेंट होता है, पोटेशियम 40, है ना। ये पोटेशियम 40 जब डेथ हो जाती है तो उसके कुछ सालों के बाद में ये आर्गन 40 में चेंज हो जाता है, जो एक रेडियो एक्टिव है। आर्गन 40 क्या है? एक रेडियो एक्टिव है। थर्ड जो रिलेटिव डेटिंग आती है बेटा वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इसे हम ESR मेथड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ESR मेथड कहते हैं। इसमें कैसे पता लगाते हैं बेटा? इसमें जो एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है इमिट कर चुका है, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पता लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके जो फॉसिल की एज है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको पता लगाते हैं। इसको कहते हैं ESR मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड कहा जाता है। अब हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट इसी के आगे कार्बन डेटिंग करने के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं। उसमें हम दो चीजें निकालेंगे बेटा। एक तो हाफ लाइफ कैसे निकालता है, ये आपने पढ़ भी रखी है, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं लॉग मेथड लगा करके। दूसरा निकालेंगे हम एज, फॉसिल की एज क्या होती है। अगर पूछ ले कि एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या है तो भी निकालना है, फॉसिल की एज क्या है तो भी निकालनी है। तो ये दोनों चीजें कैसे निकाली जाती है हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। हाँ हेलो, तो हम अभी निकालते हैं बेटा कार्बन 14 से। फॉर्मूला ऑफ कार्बन 14 डेटिंग क्या होते हैं और हाफ लाइफ कैसे निकाली जाती है इसको पता करते हैं, है ना। तो आप जब फॉसिल की एज निकालते हैं बेटा तो उसको हम कहते हैं NT। क्या कहा जाता है? NT। और उसी तरीके से हाफ लाइफ निकालते हैं बेटा तो हाफ लाइफ को हम एक तो लैम्बडा से माइनस लैम्बडा डी के कांस्टेंट से रिलेटेड करते हैं और एक K से डिनोट किया जाता है जो हाफ लाइफ होती है ना।
तो आपके मन में एक या आपके अंदर एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों जब एलिमेंट प्रेजेंट थे, है ना, चारों सब्सटेंस अगर प्रेजेंट थे, तो हम लोगों ने कार्बन 14 ही क्यों लिया? कार्बन 12 ले सकते थे, कार्बन 11 ले सकते थे, है ना, कार्बन 2 से 22 तक होते हैं, तो कार्बन 14 ही क्यों लिया? इसलिए लिया बेटा क्योंकि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। बाकी सारे जो कार्बन है बेटा वो स्टेबल है ना, स्टेबल होने के कारण रेडियो एक्टिव नहीं होते और वो रेडिएशन जो होता है इमिट नहीं कर पाते, तो बहुत ही कम समय के अंदर वो क्या होता है, डीके यानी डेथ हो जाते हैं, यानी वहां से गायब हो जाते हैं। कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव है। रेडिएशन जो होती है ना बेटा वो कई लाखों साल तक, करोड़ों साल तक वो इमिट होती रहती है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटॉमिक बम्बार्ड जो हुआ था, उसके बाद में आपने देखा होगा वहां पे जो रेडिएशन है वो अभी तक वहां पे इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो चीज होती है बेटा वो रेडिएशन कई जगह पे डालती है। वहां पर आपको पता हो तो यूरेनियम 238 का यूज किया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, है ना। तो और एक ये क्वेश्चन है कि अदर जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये यूज क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि बेटा कार्बन जो होता है ना इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है, उनकी हाफ लाइफ जो होती है बेटा बहुत छोटी होती है। आप देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की हाफ लाइफ जो होती है ना बेटा वो 7 से लगा करके 2.3 × 10⁻⁻23 सेकंड तक ही होती है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन की हाफ लाइफ नहीं होती। ऑक्सीजन की जो हाफ लाइफ होती है बेटा 15 से लगाकर 122.24 सेकंड ही होती है, 122.24 सेकंड होती है। नाइट्रोजन जो होती है बेटा उसकी हाफ लाइफ 13 से लगाकर 9.965 मिनट ही होती है। इसलिए क्या किया जाता है, इनको यूज नहीं किया जाता। और कार्बन की जो होती है वो हाफ लाइफ ज्यादा होने के कारण कई हजारों साल तक हम पता लगा सकते हैं, इसलिए यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल ले बेटा यूरेनियम 238 जो होता है ना वो एंड पार्ट होता है रेडिएशन का, जहां पर सारे एलिमेंट्स जाकर के कन्वर्ट होते हैं, है ना। वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो का फॉसिल भी पता लगा सकता है, क्योंकि यूरेनियम जो होता है ना बेटा बाद में जाकर के लेड में चेंज हो जाता है। और लेड की डेटिंग जो होती है, मैंने रिलेटिव डेटिंग में आपको लेड का बताया, क्लॉक डेटिंग जिसे कहते हैं, वो लेड होती है। तो 100 ग्राम यूरेनियम अगर किसी फॉसिल में प्रेजेंट था, है ना, तो उसके उसके अर्थ में दब जाने के बाद में वो 50 ग्राम हो जाता है, और 50 ग्राम के बाद में वह 50 ग्राम लेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊं तो एक मैन है, इसके अंदर 100 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है। अब इसके जो बच्चा होगा उसके अंदर 50 ग्राम यूरेनियम आएगा, ठीक है। इसका जो बच्चा होगा बेटा उसके अंदर क्या होगा, यूरेनियम नहीं आएगा, उसके अंदर जो होगा वो 50 ग्राम लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसकी स्पीसीज निकालने के लिए हमें लेड की डेटिंग करनी होती है, और इसके निकालने के लिए हमें यूरेनियम की डेटिंग करनी होती है। तो ये सर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है बेटा उसके अकॉर्डिंग आता है। आपको सिर्फ कार्बन 14 की ध्यान रखना है, क्योंकि अदर जो चीज होती है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आती है, अभी आपके इतने कोर्स में नहीं है ना। और हम आगे देखते हैं बेटा कैसे पता लगाते हैं। तो कार्बन डेटिंग का एक फॉर्मूला होता है बेटा, A = A0 1/2 की पावर T/H। क्या होता है बेटा, A = A0 1/2 की पावर T/H। ये जो होता है वो बेटा फाइनल अमाउंट होता है, यानी कि जो फॉसिल प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, कितने साल पुराना है, दैट इज कॉल्ड फाइनल अमाउंट, जिसे हम AT से भी डिनोट करते हैं। फिर आता है A0, ये इनिशियल अमाउंट है, हाफ लॉग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये सारा मेथड जो होता है बेटा वो लॉगरिथम पे है ना। T जो होता है वो टाइम है, कितने टाइम पुराना, है ना। और H जो होता है बेटा वो हाफ लाइफ है। क्या है, हाफ लाइफ। अब इसको चलते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है बेटा ये आप तीनों में पढ़ेंगे, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बायो में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर जो फॉर्मूला आता है बेटा वो आपके मॉडर्न फिजिक्स में जब एटम पढ़ेंगे तब आएगा, डीके कांस्टेंट। तो उसके लिए AT = A0 e⁻⁻ ये आप फॉर्मूला पढ़ते हैं। माइनस लैम्डा का मतलब होता है इट इज अ डीके कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, इट इज अ डीके कांस्टेंट। और इसी को चेंज भी किया जाता है कुछ बुक्स के अंदर, NT = N0 e⁻⁻ है ना। तो ये डीके कांस्टेंट से हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला होता है। उसी तरह आप बायो में फॉर्मूला देखेंगे, AT = A0 e⁻⁻KT और K/H।
अब मैं ई की जगह अगर बेटा हाफ लगा दूं तो भी वो लॉग में चेंज होगा, क्योंकि ई बेस है, उसको मुझे लॉग 10 बेस चेंज करना होता है। बायो का फॉर्मूला और केमिस्ट्री का फॉर्मूला सेम है बेटा, कुछ नहीं करना है। यहां पर जो के दे रखा है केमिस्ट्री में, आप इस के को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, दैट के इज हाफ लाइफ, है ना। तो इस के जो डी के कांस्टेंट होता है, हाफ लाइफ होता है, इस कांस्टेंट का पता लगाने के लिए आप केमिस्ट्री में करते हैं के इज इक्वल टू हाफ लाइफ, जो आप काइनेटिक एनर्जी में पढ़ते हैं, काइनेटिक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए टी पढ़ते बेटा। ये के जो होता है वो हाफ लाइफ निकालने के लिए होता है। ये 2.303 जो आता है बेटा, ये लॉग ई को लॉग 10 में चेंज करने के लिए लगाया जाता है ना। ई जो होता है उसको लॉग 10 में चेंज करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर लॉग ई है, अगर इस फॉर्मूले में मैं यहाँ लॉग 10 कर दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर जाना पड़ जाएगा। तो बायो और केमिस्ट्री में फॉर्मूला सेम होता है हाफ लाइफ निकालने का। हाफ लाइफ निकालने के बाद अगर ये के निकल गया आपका हाफ लाइफ, तो आप ए टी निकाल करके आप पता लगा सकते हैं कितने साल पुराना फॉसिल होता है। अभी हम पता लगाएंगे, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है बेटा। इसे एक बार नोट कर लेना, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि आंसर क्या है, कैसे निकला है ना। उसके बाद आपको 2 या 3 क्वेश्चन मैं दूंगा, वो 2 या 3 क्वेश्चन आपको खुद को करना है सॉल्व। सबसे पहले तो बेटा आपको लॉग के इंडेक्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर लॉग के इंडेक्स नहीं पता है, आप लॉगरिथम के इंडेक्स नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होंगे, है ना। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव बोला तो हमने सबसे पहले सोच लिया कि हमें किससे करना है, कार्बन 14 से करना है, क्योंकि हमारे कोर्स तक कार्बन 14 ही आता है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 250 ईयर्स। कितनी है हाफ लाइफ? 250 ईयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिटरमाइन द एज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि क्या निकालनी है, एज ऑफ फॉसिल निकालनी है। डिटरमाइन द एज ऑफ सब्सटेंस इन इट हैज 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, यानी आप उस सब्सटेंस की एज निकाले, उस फॉसिल की एज निकाले जो ओरिजिनल अमाउंट का 75% ही है। मैंने बताया था बेटा, अगर किसी आदमी में 100 पर 100 ग्राम अगर होता है कार्बन 14, तो उसके बच्चे के अंदर कितना आ जाएगा, 50 ग्राम, है ना। इसके बच्चे के अंदर और 50 ग्राम। हमें पता लगाना है यहाँ 75% तक का, 100% है, 50% है, 75% का पता लगाना है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है बेटा। गिवन देखा, ए नोट दिया हुआ है हमारे पास में, ए नोट जो फाइनल अमाउंट है, हमने कैसे पता लगाया, यहाँ पर 75% है, यानी कि 75% कितने में से लिया गया है, माना 100% अगर है उसमें से 75% है ना। तो फाइनल अमाउंट कितना है अपने पास में, इनिशियल अमाउंट कितना आएगा बेटा 100, ए नॉट। अब ए टी फाइनल अमाउंट कितना है, कितना आएगा 75, है ना। फाइनल अमाउंट कितना है 75, ठीक है। उसके बाद में एच, एच जो होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ देखा बेटा 250 ईयर्स, कितनी है 250 ईयर्स, तो यहाँ पे लगा दिया। अब पीछे बचा टी, हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द एज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की एज टाइम के अकॉर्डिंग निकाल दो, है ना। अब फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 की पावर टी अपॉन एच। क्यों निकाला हमने यहाँ पर माइनस के टी या माइनस लैम्डा टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास में के दिया हुआ नहीं है। अगर हम के वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले इन फॉर्मूले से हमें के निकालना जरूरी है, उसके बाद हम टी निकाल सकते हैं, या लैम्डा निकालना जरूरी है। तो डायरेक्ट हमने यही फॉर्मूला लगाया बेटा, ए टी दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, हाफ हम निकाल सकते हैं, हाफ दिया हुआ है ना। टी हमारे पास में निकालना है और एच दिया हुआ है, तो हम टी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए टी की जगह ए टी की वैल्यू रखी बेटा 75, ए नॉट की जगह वैल्यू रखी हमने 100, हाफ जैसे था वैसे ही लिखा, टी अपॉन एच की जगह टी हमें निकालना है, और 250 एच की जो एज है। अब इसको आगे निकालते हैं, इस 100 को 75 की तरफ हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 75 अपॉन 100 हो गया, इधर में 1 अपॉन हाफ टी अपॉन 250, सही है।
फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 को 174 में मल्टीप्लाई करने पर 0.74 आता है, इजिकल टू 1/2 का जो सॉल्व करेंगे तो हम 0.5 आएगा, है ना, और t/250। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड हम लॉग लगाते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगाते हैं। तो लॉग 0.74 इजिकल टू, ये t250 आगे ले लिया हम लोगों ने, t/250 लॉग 0.5। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालना है बेटा, t निकालना है। तो बाकी सारी चीजों को क्या कर दूं मैं, ट्रांसफर कर दूं, है ना। तो क्या होगा, t इजिकल टू लॉग 0.74 लॉग 0.5 इधर चला गया, 250 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना। तो log 0.74 और log 0.5 को अगर सॉल्व करके 250 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है बेटा 108.6 ईयर्स, यानी 108.6 साल पुराना जो होगा वो फॉसिल होगा। अगर यहाँ पर एज 75 से कम कर वो दे देता कि 25% ही है, तो ये यहाँ पर 108 साल से लगा करके 1008 साल तक चला जाता है। बहुत डिफरेंस आ जाता है बेटा, जितनी एज कम हुई उतना। आप इस एक को सॉल्व करें, आपको कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो माइनस KT के मिलेंगे, कुछ माइनस लैम्डा T के मिलेंगे, कुछ K/H के मिलेंगे, कुछ T/H के मिलेंगे। तो आप 4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी मेथड के तरीके से सॉल्व करने हैं आपको। लॉगरिथम आना चाहिए, है ना। फिर आगे नेक्स्ट जो वीडियोस होगा उस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हार्डी-विनबर्ग लॉ था वो किस तरीके से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है बेटा, इसे आप नोट कर ले और क्वेश्चन बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पिछला वीडियो हम लोगों ने शूट किया है इसी के साथ में इसी क्वेश्चन का, वहां पे एक छोटा सा करेक्शन आप करेक्शन करिएगा। यहाँ पर 74% है बेटा, कितना है 74%। तो जो हाफ जो अमाउंट दे रखा है बेटा वो 74 होगा, और यहाँ पर भी आप 74 करें, क्योंकि आगे चलकर वो 74 अगर डिवाइड होता है 100 से तो 0.74 बचता है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था रिटर्न के अंदर, 74% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट है ना बेटा, 74 इट्स ओरिजिनल अमाउंट। तो ये 74, यहाँ पे भी 74, नीचे पूरा 74 तक ही होगा। आप इसे एक बार वापस चेक कर ले, उस क्वेश्चन में आप 74 करें 75 की जगह, है ना।